हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इसके अभिलक्षण। मतलब 3 से 4 नंबर का टॉपिक रहता है अपने बोर्ड के अंदर। और अपन वैसे तरंगों के बारे में कक्षा 11 से अध्ययन करते हैं कि तरंगे वो ऊर्जा की स्रोत, ऊर्जा वहन करने का एक माध्यम है। कक्षा 11 में अपन ने यांत्रिक तरंगे पढ़ी थी, मतलब ऐसी तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण ये निर्वात में भी गतिशील रहती है। ठीक। अब यहाँ पर अपन ने अभिलक्षणों में इनके जो मुख्य मुख्य बातें उनकी चर्चा करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस देखेंगे कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, तरंग के स्रोत कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। फिर हमने पढ़ा कि गतिशील आवेश है तो वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और आपका जो त्वरित आवेश होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है या उनका स्रोत होता है। दूसरा, उसी बात को अपन कह सकते हैं कि आवर्ती रूप से दोलित आवेश, आवर्ती रूप से मतलब समान समय अंतराल बाद में पाथ का रिपीटेशन होता हो उसको अपन आवर्ती, तो आवर्ती रूप से दोलित आवेश जो है या दोलायमान जो आवेश है वो समान आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। ठीक है। दूसरी बात, नाम है इनका विद्युत चुंबकीय, तो अपन कह सकते हैं कि इनमें विद्युत क्षेत्र व क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। भाई नाम से पता लगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं। तीसरी बात, तरंग संचरण की दिशा, तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे किधर चलेंगी, तो अपने बात करें तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है, दोनों के लंबवत होती है। ठीक है कि आपको ये तो बात पता लगी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो उसका स्रोत तो पता लगे भाई आवर्ती रूप से कोई दोलित आवेश है वो क्या करेगा, समान आवर्ती विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा। दूसरे हमने कहा कि नाम से पता लगा विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, तो इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दोनों आपस में। ठीक है। और थर्ड बात है कि तरंग संचरण जो होगा, तरंग संचरण की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ठीक है ना। आप वैसे नोट्स के रूप में भी इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पर जो काम काम की बातें मुख्य बातें उन्हीं की चर्चा करें। वैसे तो बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, आपको पता है कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा वाइड एक है, तो उस कारण लेकिन अपन यहाँ पर जो अपने को अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो 3 मुख्य बातें हो गई, ये आपको बोर्ड में पूछा हुआ है। तरंग का स्रोत पूछा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है, तो आप कह सकते हैं त्वरित आवेश या दोलित आवेश है वो एक समान रूप से एक समान आवर्ती की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है और तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। ठीक है। अब देखो इनका डायग्राम बनाए तो ये कैसे चलते होंगे, जैसे मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण अगर अपन लंबवत की बात करें तो एक्स वाई जेड खींच के देखते हैं। देखो अपन ने बात कर ली, जैसे मान लो इसको एक्स मान लो आप, इसको वाई मान लीजिए और इसको जेड मान लीजिए।
मैंने कहा कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, लंबवत भी है। तो देखो इनकी जो वेव फॉर्म बनती है वो इस टाइप से बनाते हैं। जैसे अपन ने कह दिया कि इस साइड में ऐसे अपन विद्युत क्षेत्र दिखाते हैं, मतलब वाई में कौन हो गया, ई हो गया। तो आपके इस जेड में कौन हो जाएगा, बी। ये देखो इधर किसको दिखा दो क्या, बी, चुंबकीय क्षेत्र। और एक्स एक्स में कौन हो जाएगा, बी। तो अर्थ क्या हुआ, वाई में कौन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड में कौन है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स एक्स में कौन है, बी। मतलब ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया आपका वेग। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई जो अपन ने बात करी थी, क्या कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखो यहाँ पर लंबवत दिखा रहा है, जैसे अपने एक तो वाई मान लिया, एक क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो जेड में तो आपने किसको मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र को, और वाई में किसको मान लिया आपने, विद्युत क्षेत्र को। और इन दोनों के लंबवत एक्स एक्स तो आपको पता है वाई और जेड की तो लंबवत ही होना। तो इस लंबवत में क्या है, इसके तरंग संचरण की दिशा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ई और बी दोनों लंबवत हैं और वेग इन दोनों के लंबवत है। ठीक है, ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंग का हुआ। और देखो इसके बारे में अपन क्या क्या चर्चाएं कर सकते हैं और क्या ले सकते हैं वो देखो। अब देखो इसके अंदर क्या है कि अपन बात कर रहे हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है। तो फर्स्ट बात तो विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में गतिशील होती है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। मतलब आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में गतिशील होती है। ठीक है, इनका वेग, इनका वेग लगभग प्रकाश वेग के तुल्य होता है, प्रकाश वेग के तुल्य होता है, तुल्य होता है। ठीक, जैसे c के इक्वल होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज अपन शुरू में बात करती कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनका वेग है वो लगभग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। और दूसरा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भाई सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सी का मान जो होता है ना, तो एक तो आपने उसमें जो अपना बायो सावर्ट वाला चैप्टर था उसके अंदर भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन निकाला था। दूसरा क्या है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सी की वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था, C इज इक्वल टू ई अपॉन बी। याद हो तो ई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी कौन है, मैग्नेट। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात किसके तुल्य होता है, प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। कि आपको पता हो ये अपने बायोसाइट वाले चैप्टर के अंदर भी आता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय, मोस्ट बात ये ध्यान रखिएगा, इन पे एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा ऐसे करके। तो इन दोनों का रेशो है वो किसके तुल्य होता है, आपके प्रकाश के वेग के। और वैसे अगर प्रकाश के वेग का मान अपन निकालें 3 गुणा 10⁻, जो आपका 8 आता है, उसकी वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन। ये संबंध भी आपके लिए मोस्ट है। अब आपको पता है म्यू नोट तो कौन है, निर्वात की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या है,
निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों नियतांक है, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता दोनों नियतांक है नहीं। तो आपका जो प्रकाश का वेग आता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पे, वो इस संबंध से किया। एक बार बोर्ड में डायरेक्टली पूछा गया था कि मतलब 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई, आपसे कहे कि भाई आप बताओ 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपके पास पता है एप्सिलॉन म्यू नोट के तो वैल्यू जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, बाई शॉर्ट में आज मिल जाएगा आपको उसमें कॉन्स्टेंट। एप्सिलॉन नोट आपको कूलाम के अंदर सबसे पहले यूज आता है, तो इनकी 8.8 इंटू 10⁻, आपकी -12 पुट करोगे तो इनका सारा गुणा भाग करने वाले 3 गुणा 10 की घात 8 आपको प्राप्त होने वाला है। तो यहां से मोस्ट बात, एक तो कि इनका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, कैसे प्राप्त किया 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट संबंध से, और दूसरी बात कि इनको संतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इनका अनुपात है वो प्रकाश के वेग के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात और क्या है इसके। हाँ, अगर आपसे, ये तो पहला गुणधर्म हुआ, अपन सेकंड गुणधर्म की बात करते हैं। सेकंड गुणधर्म है ऊर्जा वहन का। सेकंड गुणधर्म क्या होगा, ऊर्जा वहन। अब देखो, ये तो आपको पता है कि तरंग संचरण है वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर अपन लेके जाना चाहें तो उसका एक तरीका है, एक विधा है तरंग संचरण। तो आपको जब ऊर्जा का वहन करना है तो यहां पर तो अपन बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है। तो नॉर्मल सी बात है, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों इसमें उपस्थित होती हैं और दोनों का ये वहन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकता है। तो अपन बात कर सकते हैं कि औसत ऊर्जा घनत्व, अगर इसकी बात करें औसत ऊर्जा घनत्व, तो यहां पे क्या होना चाहिए यूबी प्लस यूई, यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यूबी प्लस यूई, कि आपकी औसत ऊर्जा घनत्व है वो इन दोनों के तुल्य होना चाहिए। किसके लिए, चुंबकीय जो आपकी ऊर्जा है उसके और विद्युत ऊर्जा है उसके तुल्य होना चाहिए आपका। अब जैसे मान लो यूई की वैल्यू बात करें तो 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर, ये अपन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेट करते थे कि विद्युत ऊर्जा की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इससे इसके बराबर यूबी भी होता है, इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। कैसे, देखो अपने कहा सी बराबर क्या था E/B, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात किसके तुल्य था, इसके। तो आप चाहो तो E की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो C गुणा B पुट कर दें तो देखो क्या आएगा UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, E की जगह ये पुट कर दिया। अब ये अपन ने कैलकुलेट किया था C इज इक्वल टू क्या था 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट, ये दोनों वैल्यू पुट करी थी, ये आप C की जगह पुट करके देख लो। तो देखो UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू C स्क्वायर की जगह क्या देगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू B स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट तो क्या हो गया कैंसिल, तो आपकी देखो UE की वैल्यू क्या आई 1/2 B स्क्वायर अपॉन μ0 आपने, तो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है आपके यूबी के, मतलब आपको विद्युत जो ऊर्जा थी उससे हमने क्या कन्वर्ट कर ली चुंबकीय ऊर्जा। तो अगर आपको औसत ऊर्जा घनत्व की बात करें तो औसत ऊर्जा घनत्व क्या होगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो अपने पास था तो U बराबर क्या आ जाएगा यूबी अभी कैलकुलेट किया 1/2 B स्क्वायर अपॉन μ0,
यू ई क्या होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये टोटल औसत ऊर्जा घनत्व होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। क्या हो गई है औसत चुंबकीय ऊर्जा, ये औसत विद्युत ऊर्जा। आप चाहो जिसको आप चाहो तो इससे इसको भी ये भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे आपको कहा भाई यू बी बराबर क्या है, देखो 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। आप चाहो तो इसमें भी चेंज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सी बराबर क्या है ई अपॉन बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई अपॉन सी आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बी की जगह ई अपॉन सी पुट कर दो और सी की जगह क्या पुट कर देना 1/√μ नोट एप्सिलॉन। ये आप पुट कर दोगे तो आप इससे इसको प्राप्त कर सकते हो या इससे इसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अपने को इतना ज्यादा डिटेल नहीं देना। ये दोनों संबंध अपने पुराने हैं, अपन पहले पढ़ते हैं। ये चुंबक वाले चैप्टर में आ जाता है, ये विद्युत वाले चैप्टर में आ जाता है ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों के सम के इक्वल आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों की औसत ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपसे ये आ सकता है कि भाई आप ये आपस में कन्वर्ट करना, बाकी यहां से कोई नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, तो विद्युत ऊर्जा भी होगी और चुंबकीय ऊर्जा भी होगी, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का टॉपिक हो गया औसत ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, अब देखो बात है अपन एक बात और मोस्ट ध्यान रखना आप इसके अंदर। अपन ने क्या कहा था, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है। ठीक है, होते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र सदिश प्रभावशाली होता है। ठीक है, अतः विद्युत चुंबकीय तरंगे मुख्य गुणधर्म विद्युत सदिश के अनुसार प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, याद रखें दोनों उपस्थित होते हैं। भाई विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, लेकिन आपको पता है और हमने ये भी देखा कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। लेकिन इसके अंदर जो मुख्य रूप से आपके गुणधर्म या जो प्रभावशाली होता है वो कौन होता है, आपका विद्युत सदिश होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश होता है और उसके कारण ज्यादा प्रभावशाली की इसकी चीजें होती है। ठीक है, अब देखो तीसरा गुणधर्म है वो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा गुणधर्म है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे सॉरी विद्युत क्षेत्र कैसे, विद्युत चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो एक कोई सिलेंड्रिकल टाइप की शेप ले लिया, ठीक, ऐसा आपने कोई सिलेंड्रिकल टाइप की शेप ले ली, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया, ये इसकी लंबाई सी गुणा डेल टी मान लिया। कैसे भाई, ए तो क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सी क्या है तरंग का वेग, तरंगों का वेग, और डेल टी क्या हो जाएगा समय अंतराल। भाई अपन ने एक छोटी सी पास ले लिया जिसका अपन ने कह दिया कि क्या है इसकी टोटल लंबाई, तो क्या होगी लंबाई क्या होती है भाई, दूरी या लंबाई, वेग गुणा समय। तो वेग तो अपन ने अभी पता ही कर लिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है प्रकाश के वेग के,
तो कोई भी तरंग यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वो संचरित हो पहुंचे तो उसको समय अंतराल क्या मान लिया, डेल टी। तो वेग गुणा समय कर दिया तो ये तो क्या आ गया, दूरी। और जो आपका सिलेंड्रिकल पास है, जो मतलब सिलेंडर टाइप की जो आपने सिलेंडर टाइप की जो शेप लिया है, इसका ए क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपने बात करना है कि तीव्रता निकाले। तो देखो तीव्रता का फॉर्मूला होता है, वो होता है u इज इक्वल टू, मतलब I इज इक्वल टू u अपॉन a इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। I इज इक्वल टू u इंटू u अपॉन, सॉरी इंटू नहीं, u अपॉन I a इंटू डेल टी। मतलब ये तो हो गया आपका औसत ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, और इसके अंदर आपने किसका भाग दे दिया, क्षेत्रफल का और समय अंतराल का। तो अपन बात क्या कर सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल, इसको क्या मान ले, एकांक क्षेत्रफल, और समय अंतराल को भी क्या मान ले, एकांक मान ले। तो उस कंडीशन में आपकी ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। तीव्रता को किससे निरूपित करते हैं, आई से। अगर इसको भाषिक रूप से अपन जानते हैं, यू की वैल्यू क्या होगी, औसत ऊर्जा घनत्व, तो इसके अंदर किसके इक्वल होगा, देखो u इज इक्वल टू, यहां पे से थोड़ा मिटा देता हूं अपन ने, बाद में इसके नीचे जो अपन बात कर रहे हैं कि I इज इक्वल टू, हमने कह रहे हैं कि u अपॉन a इंटू डेल टी। तो u बराबर क्या होगा, औसत या माध्य ऊर्जा घनत्व इंटू बेलनाकार का आयतन, बेलनाकार का आयतन। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू इसके आयतन की, इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो a इंटू सी इंटू डेल टी, ये आपकी u की वैल्यू है। u क्या है, औसत या माध्य ऊर्जा घनत्व है वो, इंटू जो भी जो आकार स्वरूप ले रहे हो उसका आयतन। यहां पर कैसा ले रहे हैं अपन, बेलन का, तो अपने क्या बेलनाकार का आयतन। तो औसत या माध्य ऊर्जा घनत्व आपकी मर्जी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का में ले लो, आपकी मर्जी है क्या ले सकते हो 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, एक ही बात है, इंटू आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो हो गया क्षेत्रफल और ये इसकी हो गई लंबाई, तो ये इसका आयतन आ गया। अब देखो इसमें क्या, आई बराबर क्या है, a इंटू डेल टी का, तो हमने कहेंगे आई बराबर u अपॉन a इंटू डेल टी। तो देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू a इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन a इंटू डेल टी। तो a और डेल टी तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास I इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ये आपकी तीव्रता आ गई, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। आपको ज्यादा यहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं है, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो आप कह सकते हो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में से गुजरने वाली आपकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा घनत्व है। एकांक समय व एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला ऊर्जा घनत्व है, उसको अपन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। संबंध आपको ध्यान होना चाहिए, I बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, ये आपके इसके 3 गुण क्रम हो गए। एक चीज और है इसका, आप विद्युत चुंबकीय तरंगों का दाब, इनके ऊपर एक चीज और आती है, तो वो और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन गया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग व दाब। तो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग व दाब। अब आपको पता है कि वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा होगी तो ये किसी सतह पे आपतित होंगी, आपतित होंगी तो ये संवेग उस सतह को स्थानांतरित करेंगी, और स्थानांतरित करेंगी तो उस सतह पर क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा। ठीक है, तो
आपने जैसे जानते हैं कि अब जिस सतह पर जाकर विद्युत चुंबकीय तरंगे आपतित होंगी, जिस सतह पर, तो उस सतह की भी दो टाइप की सतह हो सकती है। एक सतह तो क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे आपतित हुई और इनको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो एक तो हो जाएगी पूर्णतः अवशोषक, एक सतह तो क्या है पूर्णतः अवशोषक सतह, और दूसरी क्या हो जाएगी पूर्णतः परावर्तक, परावर्तक सतह। दो टाइप की सतह हो सकती है, एक तो पूर्णतः अवशोषक हो सकती है, एक पूर्णतः परावर्तक सतह हो सकती है। ठीक है, अब पूर्णतः अवशोषक सतह है, इसके लिए तो अपन संवेग की मान करेंगे, तो अपन कहेंगे पूर्णतः अवशोषक सतह है, तो इसका तो P बराबर होगा U/C। पूर्णतः अवशोषक सतह के लिए संवेग का मान क्या होगा, P = U/C। U आपकी वही ऊर्जा घनत्व है, C क्या हो गया आपका प्रकाश का वेग। और पूर्णतः जो परावर्तक है इसके लिए P की वैल्यू होगी 2U/C। ठीक है, क्योंकि परावर्तक पे क्या होगा, जैसे ये भाई इस पे संवेग आया और फिर वापस चला जाएगा, डबल होगा ना इसका तो क्या होगा P = 2U/C, और अवशोषक के लिए P = U/C। आपको यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना है कि यदि सतह पूर्णतः अवशोषक है तो उसके लिए संवेग का मान क्या होगा, सतह को प्रदान संवेग क्या होगा U/C, और यदि सतह परावर्तक है पूर्णतः तो संवेग का मान क्या होगा P = 2U/C। ये परावर्तक सतह के लिए है, ये अवशोषक सतह के लिए। ठीक, तो ये तो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग या दाब हो गया। अगर इसी चीज को अपन बात करें तीव्र दाब, ये तो संवेग हो गया, और एक क्या है आपका दाब। तो अपने एक साथ लिख ले, देखो पूर्णतः अवशोषक सतह के लिए, अलग अलग आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो इसका अपन पहली बात के लिए पूर्णतः अवशोषक सतह के लिए, तो फर्स्ट ए सतह को प्रदान संवेग क्या होगा P = U/C। ठीक है, अब दूसरा क्या है दाब, इसके लिए P बराबर क्या होगा I/C। I क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, U क्या आपकी ऊर्जा। ठीक है, तो अगर पूर्णतः अवशोषक सतह है तो सतह को प्रदान संवेग तो क्या होगा P = U/C, और दाब क्या होगा I/C। देखो इसके अंदर P संवेग है, इसमें P दाब है। ठीक है, दाब है वो तीव्रता और प्रकाश के वेग के पदों में है, और संवेग है वो ऊर्जा और प्रकाश के वेग के पदों में है। और दूसरी कौन सी सतह होगी अपनी, पूर्णतः है परावर्तक, परावर्तक सतह। तो इसके लिए क्या होगा ए प्रदान संवेग क्या हो जाएगा भाई P = 2U/C, और सेकेंडरी क्या है दाब, तो दाब इसका P बराबर क्या होगा 2I/C। ये आपके मुख्य रूप से गुणधर्म है। अब आपको 1 मिनट के अंदर मैं 2 मिनट में वापस जो पढ़ाया उसको रिवाइज करा दूं, ये तो आप आराम से उतार सकते हैं भाई। सतह का प्रदान संवेग कौन सी, अवशोषक सतह के लिए तो क्या होता है U/C, दाब होता है I/C, पूर्णतः परावर्तक है तो प्रदान संवेग P = 2U/C, और दाब होगा 2I/C। ठीक है, आपकी नोटबुक में भी इन चीजों में ध्यान रखना है कि बाई चांस कई बार पूछ लेता है कि भाई अवशोषक सतह के लिए दाब का मान क्या होगा, अवशोषक सतह को प्रदान संवेग क्या होगा, तो उसमें ध्यान रखना अवशोषक के लिए तो संवेग तो U/C आता है और दाब P = I/C, और पूर्णतः परावर्तक में इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जाएगा और परावर्तन का अर्थ क्या होता है टकराकर वापस आना, तो वापस आएगा तो जाने और आने के दोनों के ऐड होके 2U/C और ये 2I/C है। ठीक है, ये अपनी मुख्य रूप से अपने इसके गुणधर्मों की चर्चा करी। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा अलग अलग, एक तो C बराबर
1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन। प्रकाश का वेग है, वही वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है, तो ये संबंध ध्यान रखना। सी का मान 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नोट पूछा हुआ है बोर्ड में डायरेक्टली। इसका मान पूछेंगे तो इसका मान क्या जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा C बराबर E/B। विद्युत, ये भी क्या है, C का संबंध है, क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मानों का अनुपात है, वो किसके इक्वल होता है, आपके प्रकाश के वेग के। दो बातें। तीसरी बात, अगर यहां से अगर आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरी बात मैंने आपको बता दिया कि थर्ड क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत, ये तीसरा क्वेश्चन होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या होता है, हमने अभी बताया था कि दोलित या दोलनमान जो है वो आवेश है, वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, या यूं कह सकते हो त्वरित आवेश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो इस संबंध का मान पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए ये संबंध किसके इक्वल होता है, सी के मान, इन दोनों के बीच का संबंध। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। थर्ड जो इसमें से जो आपके ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने वो बात करी थी अभी कि परावर्तक सतह और अवशोषक सतह। तो दाब तो क्या आया था, P बराबर I/C, और संवेग क्या था, संवेग P बराबर क्या था, U/C। किसके लिए, पूर्णतः अवशोषक के लिए। याद रखने लायक बात, अवशोषक के लिए। ठीक है। और दाब P बराबर 2I/C, और संवेग P बराबर 2U/C। किसके लिए, पूर्णतः परावर्तक सतह के लिए, परावर्तक सतह के लिए। ठीक है। ये आपके इसके गुण धर्म में से आने वाले क्वेश्चनों पर आधारित चीजें हैं, ये आपको मुख्य ध्यान रखना है। बाकी तो वैसे जो नॉलेज का तो क्या है, जितना भी है उतना ठीक है। इसके आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।